नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी आपको 2 PM से हिंदी की क्लासेस करवाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 2 PM से आपको हिंदी की क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पे आपको मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, जहाँ पे आपके लिए मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं 30 प्रश्न 30 चैप्टर से। जी हाँ दोस्तों, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेके मैं डेली करवाता हूँ। एकदम शानदार ट्रिक से मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। हर क्वेश्चन में मैं ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में बताता हूँ। एक चीज बता दूं दोस्तों, एक बात बता दूं दोस्तों, मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लाता हूं, सिर्फ 30 क्वेश्चन लाता हूं, 30 क्वेश्चन लाता हूं। अगर आप काउंट कर लीजिएगा, अगर 30 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर इसमें 30 के जो है लगभग हम 30 उसमें है, लगभग हम उसके दूने क्वेश्चन इसमें हम बता देते हैं। जैसे ऑप्शन के बारे में जब डिफाइन करता हूं तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूं। आप लोग केयर करिए, और जो अलग से क्वेश्चन बताता हूं उसको नोट जरूर करिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। लेकिन एपेक्स ग्रुप पे एक बार एपेक्स ग्रुप पे आप जरूर आइए और वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। मॉडल पेपर 30 प्रश्न 30 चैप्टर से। जी हाँ दोस्तों, 30 प्रश्न 30 चैप्टर से डेली करवाते हैं। हर चैप्टर से मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आता हूँ और एकदम शानदार ट्रिक से बताता हूँ कि मतलब आपको ये दिमाग में एकदम फीड हो जाए, रटने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार समझाऊंगा, आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। और जो मैं अन्य से क्वेश्चन बताता हूँ उसको नोट जरूर करिएगा दोस्तों। बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बस मैं जो बोल रहा हूँ आपको वही नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, उर्वशी किसकी रचना है? चलिए उत्तर करिए दोस्तों, उर्वशी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। चलिए बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। महादेवी वर्मा पूछता है दोस्तों, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना? यामा और दीपशिखा दोस्तों, यामा दीपशिखा किसकी रचना है? यामा दीपशिखा किसकी रचना है? तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, यामा दीपशिखा किसकी रचना है? या हमारी महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है? हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है? तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, हिंदी के राष्ट्र कवि हमारे कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन हिंदी के राष्ट्र कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, छायावाद के जनक कौन है? छायावाद के जनक कौन है? तो वो आपको लगाना है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के जनक कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। आपको ये नोट जरूर करते जाना है दोस्तों, नोट जरूर करना है। धर्मवीर भारती से 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, बस 2 ही रचनाएं आप याद कर लीजिए, बहुत काफी है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है दोस्तों? गुनाहों का देवता किसकी रचना है दोस्तों? गुनाहों का देवता हमारी जो है धर्मवीर भारती की है। एक और चीज पूछता है दोस्तों, एक चीज और यहाँ से पूछता है कि सूरज का 7वां घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का 7वां घोड़ा अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, तो आपको लगाना है धर्मवीर भारती की। मैंने हर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल बता दिया। और मैथिली शरण गुप्त हमारे क्या है दोस्तों? राष्ट्र कवि हैं। ये हमारे क्या है? राष्ट्र कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दूं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, झरना, आंसू और कामायनी, ये सारी रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी प्रमुख रचना क्या है? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? आपको क्या लगाना है? इनकी प्रमुख रचना क्या है दोस्तों? कामायनी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, ये जो कामायनी है इनकी रचना है,
ये क्या है? ये दोस्तों महाकाव्य है। क्या है दोस्तों? महाकाव्य है। एग्जाम में पूछता है, कामायनी है, काव्य, महाकाव्य, यहाँ से पूछ लेगा काव्य महाकाव्य, ऑप्शन दे देगा और लिख देगा काव्य महाकाव्य, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कामायनी क्या है दोस्तों? कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी एक महाकाव्य है। फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा दिन की पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? उत्तर करिए दोस्तों। दिवस, वासर, दिवा, विभारी। बताइए दोस्तों, कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? दिवस, वासर, दिवा, विभारी। चलिए उत्तर करिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिवस जो है हमारा दिन का पर्यायवाची होता है, और वासर जो दिख रहा है आपको, यह भी हमारा दिन का ही पर्यायवाची है। दिवा भी हमारे दिन का ही पर्यायवाची है। जो आपको ये तीनों दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपको जो तीनों दिख रहे हैं हमारे किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये हमारे दिन के पर्यायवाची। किसके हैं? ये सारे तीनों हमारे दिन के पर्यायवाची हैं। तो आप कह देंगे जब दिन का पर्यायवाची है तो विभावरी किसका पर्यायवाची है? तो मैं आपको बता दूं, रात की पर्यायवाची दोस्तों। नोट कर लीजिए, विभावरी रात की पर्यायवाची होती है दोस्तों। ये रात की पर्यायवाची विभावरी होता है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ से पूछा है कि दिन का पर्यायवाची नहीं है। अब दिवस, वासर, दिवा ये सारे दिन के पर्यायवाची हो गए, तो बचा विभावरी, अर्थात विभावरी ही नहीं है, क्योंकि विभावरी किसका पर्यायवाची है? रात का है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शेयर करते रहिए दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, आपका बहुत ही फायदा होगा। यहाँ पे अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपका फायदा होना ही होना है। मैं आपसे वादा किया हूँ कि मैं आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुँचाऊँगा दोस्तों। आपके लक्ष्य तक हम पहुँचाऊँगा अगर आप हमारे एपेक्स ग्रुप के साथ हैं दोस्तों। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पानी पानी होना पर्यायवाची का अर्थ है। चलिए दोस्तों बताइए, पानी पानी होना, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइए, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों। पतला होना, कह रहा है पतला होना, प्रसन्न होना, गर्मी बढ़ना, बहुत शर्मिंदा होना। चलिए बताइए, अगर कोई इंसान चोरी कर लेता है, अगर कोई इंसान चोरी करता है, वह चोरी उसकी पकड़ जाती है तो वह सबके सामने आता है। जब पकड़ जाती है चोरी तो वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा कि नहीं कहते हैं आज इनकी चोरी पकड़ी गई, आज दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। मतलब जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो वो क्या हुए? बहुत शर्मिंदा होना पड़ा उनको। क्या होना पड़ा दोस्तों? बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है दोस्तों? पानी पानी होना पर्यायवाची का क्या अर्थ है? बहुत शर्मिंदा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। चलिए बताइए, कामायनी क्या है? कामायनी क्या है? अभी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में बता दिया कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना नहीं, तो कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको लगाना है कि यह कामायनी हमारी जो है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना क्या है दोस्तों? यह कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। अब पूछता है, मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि कामायनी क्या है दोस्तों? कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है दोस्तों? कामायनी महाकाव्य है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ये बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, कामायनी किसकी प्रमुख रचना है? जयशंकर प्रसाद की। यहाँ से बहुत सारी और रचनाएं पूछी जाती है जयशंकर प्रसाद से, उर्वशी, लहर, आंसू, ये सारी किसकी रचनाएं है? जयशंकर प्रसाद की। और पूछता है कि महाकाव्य है। कामायनी क्या है दोस्तों? यह एक महाकाव्य है। फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। शेयर करते रहिए दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। इस क्वेश्चन को मैं जो एग्जाम में आ जाते हैं उनको मैं एक साथ छांटता हूँ, फिर इसके बाद टाइप करता हूँ दोस्तों, फ़ोन से टाइप करता हूँ। सोच लीजिए कितना समय लगता होगा फ़ोन से टाइप करना। चलिए बताइए,
5वें क्वेश्चन को उत्तर करिए दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? इस क्वेश्चन को आपको जरूर नोट करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको जरूर नोट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, पूछ रहा है क्या हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक की बात कर रहा है दोस्तों। बताइए, गारसा दत्त तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचंद। बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक। इसको नोट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उत्तर करिए दोस्तों, उत्तर करिए, शीघ्र उत्तर करिए दोस्तों। बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं गारसा दत्त तासी। नोट कर लीजिए दोस्तों, कौन है? गारसा दत्त तासी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसा दत्त तासी हैं। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। क्या बनता है? जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, वो जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति की स्वर्णकाल सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति को स्वर्णकाल इन्हें कहा था। भक्ति को, एक सेकंड दोस्तों, नोट कर लिए, इसे भी नोट करिए। भक्ति को स्वर्णकाल सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति को स्वर्णकाल सर्वप्रथम किसने कहा? नोट करिए, भक्ति को स्वर्णकाल सर्वप्रथम किसने कहा? सर्वप्रथम किसने कहा? तो आपको क्या लगाना है दोस्तों? भक्ति को स्वर्णकाल सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अब यहाँ से और क्वेश्चन बनता है, इसको नोट करिए दोस्तों। चलिए बताता हूँ, एक चीज यहाँ से और पूछता है दोस्तों कि विष्णु प्रभाकर जो है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर किसके लेखक हैं? इनके आवारा मसीहा पूछता है दोस्तों, आवारा मसीहा आवारा मसीहा के लेखक कौन है? नोट करिए, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आपको क्या लगाना रहेगा? विष्णु प्रभाकर। क्या दोस्तों? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। चलिए बताइए, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट किसकी रचना है? उपन्यास सम्राट किसकी रचना है? तो आपको लगाना है मुंशी प्रेमचंद दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। आप बताइए, आप ही बताइए दोस्तों। मैं आपको एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बता दिए दोस्तों, और जितने क्वेश्चन बताया हूं मैंने सबको कहा है कि आप उसको नोट जरूर करिएगा। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, छठे छठाए क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में जो आते हैं मैं वही क्वेश्चन उठाता हूं। एक एक करके मैं आपको हिंदी पूरा रटवा दूंगा। मैंने कहा हूं, मेरे द्वारा कहा गया है कि दोस्तों कि आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपको बुक तो उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको, अगर टेट सीटेट की एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको 28+ नंबर नहीं आए, अगर यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों 28+ नंबर पाने के लिए आपको हमारा वीडियो डेली देखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं डेली 30 क्वेश्चन करवाता हूँ, डेली 30 क्वेश्चन बताता हूँ। 30 ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों, और ट्रिक से बताता हूँ कैसे ये याद करना है दोस्तों। चलिए, और जो अन्य कंपटीशन में हिंदी से पूछे जाते हैं उसके लिए भी यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गारसा दत्त तासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, हितैषी का कौन सही संधि विच्छेद है? हितैषी का कौन सही संधि विच्छेद है? बताइए, हितैषी का संधि विच्छेद कौन सही है? पहले आप मुझे ये बताइए दोस्तों, हितैषी में कौन सी संधि है? आप बताइए, हितैषी में कौन सी संधि है? मैं पहले आपसे ये पूछता हूँ, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, क्या है दोस्तों? चले बताइए, हितैषी में कौन सी संधि है? मैंने आपको संधि की जोरदार ट्रिक बताई है दोस्तों, संधि की एकदम जोरदार ट्रिक बताई है। मैंने कहा था आपको नीचे कुछ नहीं देखना है दोस्तों, नीचे क्या लगा है उसे कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ मात्रा देखनी है दोस्तों। क्या दोस्तों? आपको सिर्फ मात्रा देखनी है। क्या मात्रा? हितैषी में जो ता पे ऊपर मात्रा 2 दिखिए ना, 2 चोटी लगी है दोस्तों, आपको ये चोटी देखना है। जिसमें भी 2 चोटी लगी है वो आपको क्या लगाना है दोस्तों? आपको लगा देना है कि यह वृद्धि संधि है। क्या दोस्तों? जिसमें भी 2 चोटी लगी है उसको वृद्धि संधि लगा देना है। अगर दोस्तों आप कह दिए सर अगर जिसमें 1 चोटी लगी है उसको क्या कहेंगे?
जिसमें एक चोटी लगेगी दोस्तों उसे आप गुण संधि कर देना। क्या दोस्तों, उसे आप गुण संधि कर देना। जिसके ऊपर एक चोटी लगी है गुण संधि मार देना, जिसके ऊपर दो चोटी लगी उसमें वृद्धि संधि मार देना। इसमें क्या होगा, हितैषी में कौन सी संधि विच्छेद है, इसमें पहले बता दूं हितैषी में कौन वृद्धि संधि है, दो चोटी लगी है तो वृद्धि संधि हो गई। अब बताइए कौन सी इसका संधि कौन सा सही है, हितैषी का संधि कौन सा सही है, बताइए आप लोग। चलिए हितैषी का संधि विच्छेद बताइए। आपको बता दूं हित, ये आपको अगर बता दिया मैंने कि हितैषी में कौन बताया मैंने, वृद्धि संधि बता दिया ना दोस्तों, वृद्धि संधि है। अब बताइए यहाँ जिसमें हलंत लगता है वह व्यंजन संधि होता है। व्यंजन संधि कहाँ होता है, जिसमें भी हलंत लगा है दोस्तों, जिसमें भी हलंत यहाँ आगे लगा है, प्लस से पहले हलंत लगा है, नीचे आधा ता है ना, आधा वर्ण आ गया प्लस से पहले, वहाँ पे आधा तो लिखा रहेगा, ये हलंत जरूर लगा रहेगा दोस्तों, वहाँ पे आपको तुरंत व्यंजन संधि मार देना है, वहाँ पे तुरंत आपको व्यंजन संधि मारना रहता है। अब यह बताइए कि वृद्धि संधि है तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल बन रहा है, तो क्या यह सही होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, हितैषी का सही संधि विच्छेद। हित धन ईसी ये भी गलत, हितैषी भी गलत, हित धन एसी गलत। आपका राइट आंसर क्या होगा, हित धन एसी होगा, हित धन एसी होगा। यहाँ पे हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा, हित धन एसी। यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि संधि है, क्या दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बार बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, कामाक्षी का पर्यायवाची शब्द बार बार एग्जाम में पूछता है कि कामाक्षी का पर्यायवाची क्या है। कामाक्षी का पर्यायवाची शब्द बोलिए दोस्तों, सुंदरी बिल्कुल गलत, मछली बिल्कुल गलत, लक्ष्मी बिल्कुल गलत। यहाँ पे आपका कामाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा होता है, क्या दोस्तों, दुर्गा होता है, कामाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दुर्गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। जुगनू की चमक, जुगनू की चमक किस लेखक की रचना है, जुगनू की चमक किस लेखक की रचना है, उत्तर करिए दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, चलिए बताइए, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त। चलिए उत्तर करिए दोस्तों, जुगनू की चमक, चलिए उत्तर करिए दोस्तों, उत्तर करिए दोस्तों, जुगनू की चमक किस लेखक की रचना है। इसको मैं एक शानदार ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल शानदार ट्रिक रहेगी, आज से आप नहीं भूलेंगे कि जुगनू की चमक किस लेखक की रचना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं बस। अब बताइए, आप बताइए, पहले यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, मैंने अभी आप तो बताया ही है, इस क्वेश्चन को लेकर फिर सुनिए। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि बोला जाता है, क्या दोस्तों, हिंदी का राष्ट्र कवि किसे बोला जाता है, ये आपको नोट करना है। हिंदी के राष्ट्र कवि हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। धर्मवीर भारती की रचना के बारे में पूछता है तो आपको लगाना है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये सारी रचनाएं किसकी है, गुनाहों का देवता, ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती की है, किसकी है, धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये दो रचनाएं किसकी, धर्मवीर भारती क्या है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, हिंदी के राष्ट्र कवि बोला जाता है इन्हें। अब बताइए हरिवंश राय बच्चन की रचना के बारे में मैंने बताया था, जिसमें भी मधु लग गया, जैसे मधुशाला, मधुबाला, इस जिसमें भी मधु लग गया वहाँ पे आपको तुरंत हरिवंश राय बच्चन लगा के चलाना है, कुछ नहीं करना है, आपको हरिवंश राय बच्चन लगा के चलाना है। अब यहाँ पूछ रहा है जुगनू की चमक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जुगनू की चमक किस लेखक की रचना है, जुगनू की चमक। आप बताइए दोस्तों, ये चमक लिखा है ना दोस्तों, चमक। अब आप बताइए यहाँ चंद्र लिखा है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ देखिए चंद्र लिखा है, चंद्र बताइए, चंद्र चमकता है कि नहीं, चमकता है, चमक से चंद्र लगा देना है, आपकी यही ट्रिक है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। जुगनू की चमक में देखना है चमक, और चमकता क्या है, चंद मतलब चांद, चांद ही चमकता है दोस्तों, इसलिए जुगनू की चमक किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या दोस्तों, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
आप बताइए दोस्तों, मैंने बार बार आपको समझाया दोस्तों, कृदंत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया के अंत में लगने वाला, क्रिया के अंत में लगने वाला क्या होता है? क्रिया के अंत में जो लगता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम, हाँ जी दोस्तों, जो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगने वाला प्रत्यय जो होता है दोस्तों, वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब आपसे पूछा है पांडव, पांडव यहाँ पे क्या है? संज्ञा और सर्वनाम नहीं दिख रहा है, ये संज्ञा है दोस्तों, पांडव, पांडव। तो यहाँ पे जब संज्ञा और सर्वनाम की बात कर दी तो यहाँ आपको लगाना है तद्धित प्रत्यय, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के बाद के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे पांडव संज्ञा है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। सीता गीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक है। सीता गीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक है दोस्तों। चलिए बताइए, आप कहेंगे जहां पे तुलना की जाए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आपको हमारी अगर कारक का ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, उसमें मैंने बताया था जहां पे तुलना की बात कर दे, जहां पे तुलना की बात कर दे वहां पे आपको अपादान लगाना है। क्या दोस्तों? आपको अपादान लगाना है। जहां पे तुलना करने की बात कर दे वहां पे अपादान लगता है, और जहां पे अलगाव की बात कर दे वहां पे आपको क्या? अपादान लगाना है। अलगाव और तुलना जहां कह दे, जहां आपको कहे अलगाव और तुलना की बात कर दे वहां पे आपको अपादान कारक लगाना पड़ता है। अलगाव, जी हाँ दोस्तों, अगर अलगाव की बात कर दे, अलगाव और तुलना जहां पे हो वहां पे आपको क्या लगाना है दोस्तों? वहां पे अपादान। अब देखिए यहाँ पे सीता से गीता की तुलना हो रही है, क्या? कि सीता और गीता से तुलना हो रही है कि वह सुंदर है, इनके बीच में तुलना हो रही है ना। जहां पे तुलना होगी वहां पे आपको क्या लगाना है दोस्तों? वहां पे आपको लगाना है अपादान कारक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे तुलना की जा रही है। अब कहेंगे संबंध कारक में क्या होता है? संबंध कारक में दोस्तों क्या होता है? का, की, के, रारी, रे का चिन्ह का लोप होता है दोस्तों। का, की, के, रारी, रे का चिन्ह का लोप होता है। का, की, के, का, की, के, रारी, रे चिन्ह का लोप किसमें होता है दोस्तों? इसी रारी, रे चिन्ह का बोध संबंध कारक में होता है। कर्म में को चिन्ह का बोध होता है, करण में करण से होता है दोस्तों। अब कहेंगे सर आप तो यहाँ पे बता रहे हैं करण से होता है, यहाँ पे भी तो से लगा है, तो आप काहे नहीं मारे हैं इसमें करण कारक? अरे दोस्तों, मैंने अभी बात किया है पहले, जहाँ अलगाव की बात कर दे और जहाँ तुलना हो जाए वहाँ पे आपको अपादान कारक लगाना है। अपादान कारक वहाँ पे आपको लगा देना है, जहाँ पे तुलना और अलगाव की बात कर दे वहाँ आपको अपादान कारक लगाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। शुद्ध आत्मा वाला क्या कहलाता है? शुद्ध आत्मा वाला क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शुद्ध आत्मा वाला क्या कहलाता है? पवित्र दार्शनिक कृतात्मा और शुद्धोधन। चलिए उत्तर करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों शुद्धोधन। शुद्ध आत्मा वाले को क्या बोलते हैं? शुद्ध आत्मा वाले को बोलते हैं दोस्तों शुद्धोधन। क्या बोलते हैं? शुद्धोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी सही है। क्या? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। सूर्यपुत्र में कौन सा समास है? सूर्यपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों? चलिए बताइए। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों यहाँ से कि समास कितने होते हैं, समास कितने होते हैं, तो आपको क्या लगाना है? समास हमारे पास हिंदी में हमारे पास समास कितने होते हैं दोस्तों? हिंदी में समास 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। अब कहेंगे कौन कौन? 4 समास आपको दिख रहे हैं, कर्म कारक, बहुब्री, कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु समास, द्वंद्व समास दिख रहे हैं। आपको एक तत्पुरुष नहीं दिख रहा है, तत्पुरुष समास नहीं दिख रहा है, पुरुष तत्पुरुष समास नहीं दिख रहा है, एक अव्यय भाव नहीं दिख रहा है। यही 2 समास आपको नहीं दिख रहा है, अव्यय भाव। यही हमारे कितने 6 समास होते हैं दोस्तों, 4 वहाँ हैं 2 यहाँ हैं।
तो आपको अब पता चल गया 6 समास होते हैं। सूर्यपुत्र पूछ रहा है दोस्तों, सूर्यपुत्र। अब बताइए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों सूर्यपुत्र के लिए। अब बताइए यहाँ पे बताइए, जिसका दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होगा, जिसका पहला पद संख्यावाची वहाँ द्विगु समास। बहुब्रीहि समास, जिसका न कोई पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पे क्या बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास, जिसका विग्रह करने पर बीच में है जो आए और इसकी क्या है, इसकी कर्मधारय समास का परिभाषा क्या है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो दोस्तों, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पद प्रधान जिसका होता है दोस्तों उसे क्या कर्मधारय समास कहते हैं। और बीच में इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों कर्मधारय समास की, मैंने बोला कि दोस्तों जहाँ पे विग्रह करने पे है जो आए वहाँ पे कर्मधारय लगाना है। जैसे महात्मा लिख दिया मैंने, महात्मा, नील कमल, नीला है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा। क्या दोस्तों, महान है जो आ गया ना बीच में, महान है जो आत्मा, है जो आ गया वहाँ पे आपको कर्मधारय लगा देना है कर्मधारय समास लगा देना है दोस्तों। महान है जो आत्मा, यहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। चलिए बताइए, मैंने अभी आपको बताया जहाँ पे न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान होगा बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, वहाँ पे आपको लगाना है बहुब्रीहि समास। अब बताइए आप, सूर्यपुत्र, सूर्य का पुत्र कौन है, कर्ण है। सूर्य के पुत्र कौन है दोस्तों, इसका कोई अन्य पद प्रधान आ रहा है ना, उसका कोई अन्य पद प्रधान होता है, ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, वहाँ पे आपको बहुब्रीहि समास लगाना रहता है, बहुब्रीहि समास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है। वह खाना खा रहा था, अब कह रहा है दोस्तों पूर्ण काल। अब बताइए पूर्ण काल मतलब कार्य पूरा हो गया क्या, पूर्ण काल अगर कार्य पूरा हुआ, खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, वहाँ पूर्ण है, पूर्ण काल हो जाता है। अब कह रहा है कि संदिग्ध काल, संदिग्ध भूत मतलब अभी वह खाया नहीं था, मतलब संदिग्ध तो है, तो आपका यही राइट आंसर होगा कि संदिग्ध काल क्या होगा, संदिग्ध होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। इनमें में से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। क्या दोस्तों पूछा है कि प्रस्थान का विलोम, क्या प्रस्थान का विलोम, तो आपको क्या लगाना है, आगमन, निगमन, गमन, निर्गम, क्या लगाना है। प्रस्थान का विलोम दोस्तों होता है कि आगमन होता है, आगमन का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रस्थान होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शुद्ध शब्द चुनिए, क्या कह रहा है दोस्तों, शुद्ध शब्द चुनिए। आप बताइए घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। आप देखिए, आप बहुत लोग लिख मार के चले आते हैं घनिष्ठ में, यही ऑप्शन चूज करके चले जाते हैं, ये ऑप्शन चूज करके चले जाते हैं, उनको घनिष्ठ है कि घनिष्ठ होता है यही नहीं पता होता है। तो दोस्तों हमारा होता है क्या, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। घनिष्ठ ये वाला कहीं आपको दिख रहा है, इस तरह घनिष्ठ लिखा कहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी दिख रहा है कि इस तरह घनिष्ठ लिखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, घनिष्ठ, यही हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चूरन का तत्सम शब्द है, पहले आप बताइए तत्सम होता क्या है। मैंने आपको बार बार बताया, जो शुद्ध शब्द होता है, संस्कृत का शुद्ध शब्द दोस्तों, संस्कृत का शुद्ध शब्द तत्सम होता है, और संस्कृत का विकृत रूप अर्थात अशुद्ध शब्द जो होता है वह हमारा तद्भव होता है। यहाँ पे चूरन जो होता है यह हमारा तद्भव है। क्या है दोस्तों, ये हमारा चूरन जो है क्या है, तद्भव है, तद्भव है। क्या है चूरन हमारा, क्या है यहाँ तद्भव है दोस्तों, चूरन तद्भव है। तो और यहाँ पे इसका पूछ रहा है कि तत्सम क्या होगा, तत्सम पूछ रहा है, चूरन का तत्सम होगा हमारा दोस्तों चूर्ण। चूरन का तत्सम क्या होता है, चूर्ण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उसमें व्यंजन बताना है आपको। उसमें व्यंजन मैंने जोरदार ट्रिक बताई थी, उसमें व्यंजन के लिए आपको क्या बताई थी, जिन स्वरों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में, जिन व्यंजनों को बोलने में, मतलब जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख से उष्मा आए
उसमें है ना, उसमें से उष्मा, क्या दोस्तों उसमें लिखा है ना, उसमें मतलब उष्मा होता है कि नहीं। आप बोलिए श श श बोलिए, देखिए दोस्तों आप ही बोल के देखिए, तो यहाँ से मुख से उष्मा आ रही है कि नहीं। स स स ह, ये हमारा क्या उष्म व्यंजन हो गया। अब कहेंगे आपकी यह यारा लावा क्या है। यारा लावा हमारा दोस्तों होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन हमारा यारा लावा है। नोट कर लीजिए। ये चा छा जा जो दिख रहा है आपको ना दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा है ऑप्शन सी में, इसे हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं, नोट करिए इसे, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी नोट कर लीजिए दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, चा वर्ग का हमारा 4 वर्ड होता है, वह स्पर्श संघर्षी होता है। ये जो आपको टाठा डाढ़ा दिख रहा है ना, ये जो हमारा टाठा डाढ़ा दिख रहा है, यह हमारा मूर्धा से बोला जाता है। क्या, ये मूर्धन्य वर्ड है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य वर्ड। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है, आप बताइए दोस्तों। अर्धस्वर क्या होता है, मैंने आपको बताया था अर्धस्वर या और वाह, यही हमारे अर्धस्वर होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ से एक चीज पूछता है कि रा क्या है दोस्तों, रा क्या है, आप बताइए रा क्या है। रा एक लुंठित वर्ड है, लुंठित। एग्जाम में यही नहीं देता, लुंठित दे देगा या प्रकंपित दे देगा। क्या, प्रकंपित। इसकी भी याद करने की मैंने ट्रिक बताई है दोस्तों, इसकी भी याद करने की मैंने ट्रिक जोरदार बताई है। लुंठित या प्रकंपित। र बोलिए, आप खुद अपने उच्चारण करिए अपने मुख से, र र। आपके जीभ में कंपन हो रहा है कि नहीं, र बोलिए र। तो आपके जीभ में कंपन हो रहा है, तो ये कंपन हो रहा है, प्रकंपित मतलब कंपन हो रहा है। और कंपित से कांप रही है ना जीभ, तो वहां पे कंपन हो रहा है, तो र होगा। एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों, कौन सा जो है व्यंजन है वह प्रकंपित है, कौन सा वर्ड प्रकंपित वर्ड है, एग्जाम में पूछ लेगा, तो आपको रा लगाना है। अब लुंठित कहेंगे सर, इसी को प्रकंपित तो कह रहे हैं, ठीक है, लुंठित क्यों कह रहे हैं, लुंठित दोस्तों रा बोलिए, र। तो आपकी जीभ जो है पीछे की तरह थोड़ा मुड़ जा रही है, मतलब लुढ़िया रही है, मतलब मुड़ रही है, पीछे की तरह मुड़ रही है, अर्थात यही हमारा लुंठित वर्ड हो जाएगा। आपका फिलहाल इसमें पूछा था दोस्तों कि अर्धस्वर क्या है, क्या पूछा था, अर्धस्वर। तो आपका अर्धस्वर क्या है दोस्तों, आपका अर्धस्वर है या और वाह। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत अनिवार्य है, ले लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, भीगी बिल्ली होना, एक सेकंड दोस्तों, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। चलिए बताइए, भीगी बिल्ली होना, अगर आपके घर में सांप निकल जाए तो आप भीगी बिल्ली की तरह भागने लगेंगे, क्या करेंगे आप, डर जाएंगे। डर जाना ही भीली बिल्ली बनना का अभिप्राय है। भीगी बिल्ली होना का अर्थ क्या है कि डर जाना, क्या दोस्तों, डर जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, आप शेयर करिए दोस्तों। अभी क्या बताऊं दोस्तों, हमारे बच्चे हमसे बहुत कम जुड़ पाते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप अगर कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे। अगर आप चाहोगे तब दोस्तों, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों को बोलिए कि एक सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, हमको लग रहा है कि अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो उनको आप एक बार खाली चैनल पे लाइए, एपएस ग्रुप पे लाइए। अगर नहीं अच्छा लगता है ना, तो आप कह दीजिएगा, आप खुद बोल दीजिए, मैं कह रहा हूँ ना कि आप बोल दीजिएगा मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोग दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, क्या है, बोलो दोस्तों, नहीं बोल दिया है। हिंदी पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है, आपको बताना है। चलिए बताइए, अवधि जो आपको दिख रही है दोस्तों, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं तीनों, ये हमारी दोस्तों पूर्वी बोली हैं। क्या है दोस्तों, ये तीनों हमारी पूर्वी बोली की हैं। क्या है दोस्तों, पूर्वी बोली के हैं। ये हमारे 3 भाषा जो है पूर्वी की हैं। अब कहेंगे सर बुंदेली जो दिख रही है ये कहाँ की है, ये हमारी दोस्तों कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। कहाँ की है,
पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ये हमारी बुंदेली है। पश्चिमी हिंदी की बोली बुंदेली है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी ये होगा? क्योंकि यही आपका बुंदेली जो है पश्चिमी का है, आपसे नहीं पूछा है। तो पूर्वी हिंदी की ये जो ऑप्शन ए बी सी पूर्वी का है, डी जो है हमारा पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द पूछा है दोस्तों, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। कुलीन जो होते हैं ना, वो कुलीन मतलब कुल को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वो अच्छे खानदान में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है कि उन्हें कुलीन बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मेरे तो गिरधल गोपाल दूसरे न कोई, मेरे तो गिरधल गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुटपति मेरो पति सोई। यहाँ पे श्रृंगार रस हो रहा है दोस्तों, प्रेम की बात कर रहा है। जहाँ पे प्रेम भाव हो वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार रस है। आज से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हिंदी में रस कितने होते हैं? तो हिंदी में, एक सेकंड दोस्तों, हिंदी में रस कितने होते हैं? तो आपको क्या लगाना है? हिंदी में रस कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने रस होते हैं? टोटल रस कितने होते हैं दोस्तों? टोटल हिंदी में रस कितने होते हैं? टोटल हिंदी में रस हमारे होते हैं 11। कितने होते हैं? टोटल हिंदी में रस 11 होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं। नोट कर लीजिए, भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं दोस्तों? भरत मुनि के अनुसार रस 8 होते हैं, टोटल रस 11 होते हैं। अब एक चीज यहाँ से पूछता है दोस्तों कि कौन सा रस ऐसा रस है जिसको भरत मुनि ने अपने रसों में शामिल नहीं किया? शांत रस एक ऐसा रस है जिसे जो है भरत मुनि ने अपने रस में शामिल नहीं किया है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बताया श्रृंगार रस। क्या होगा दोस्तों? श्रृंगार रस। आप बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्या? रति, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? हास होता है। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और शांत रस का स्थायी भाव, बार बार एग्जाम में पूछता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या? निर्वेद होता है। निर्वेद ही शांत रस का स्थायी भाव है दोस्तों। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव आपको क्या लगाना है? निर्वेद। क्या दोस्तों? निर्वेद लगाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल दोस्तों आपको लगा देना है श्रृंगार रस। क्या दोस्तों? श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जहां पर बिना कार्य का होना पाया जाए, जहां पर बिना कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, जहां पे बिना कार्य का होना पाया जाए दोस्तों, बिना कार्य का होना पाया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे आपका विभावना होता है। क्या होता है दोस्तों? विभावना अलंकार होता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। धीरे धीरे में कौन सा समास है? मैंने जोरदार ट्रिक बताई थी दोस्तों, जिसे शब्दों में, जिन शब्द में उपसर्ग लगा है वहां पे आपको तुरंत अव्ययी भाव समास लगाना है। उपसर्ग वाला अव्ययी भाव समास लगाना है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसका विग्रह करने पर है जो आए वहां पे कर्मधारय समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, और बीच में और का लोप होगा, वहां पे आपको द्वंद्व समास लगाना है। द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पे आपको द्विगु समास लगाना होता है। मैंने धीरे धीरे की एक शानदार ट्रिक बताई थी आपको दोस्तों। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, रातों रात में कौन सा समास है? मैंने एक जोरदार ट्रिक बताई थी आपको दोस्तों। मैंने कहा था जहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए वहां पे आपको तुरंत अव्ययी भाव समास लगाना है। जहां पे पुनरावृत्ति की बात करें वहां पे द्वंद्व समास लगाना है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ जो दिख रहा है ना, तीर दिख रही है, यहाँ पे जो चिन्ह दिख रहा है ये वाला, वहां के उसे देख के ना वो सब क्या द्वंद्व लगा के चले जाते हैं। क्या ये सोचते हैं कि यह द्वंद्व समास है, लेकिन बिल्कुल गलत दोस्तों। तीर पे ही ना जाइए, तीर पे ही ना जाइए। अगर द्वंद्व समास वो होता है जैसे माता पिता है, माता पिता है, माता पिता लिखा है दोस्तों ना, यह द्वंद्व समास होगा। कैसे होगा? माता का विपरीत क्या होता है? उल्टा क्या है? पिता होता है, और बीच में और चिन्ह का लोप होता है, तो माता और पिता हो जाएगा, ये द्वंद्व समास। धीरे धीरे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका क्या होगा? अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
हिंदी में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? मैंने आपको पहचानना बताया था ना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो उसको हम कैसे पहचानते थे? जैसे सीता बहुत अच्छी है, अच्छी उसका मतलब लिंग निर्धारण क्या हो रहा है? अच्छी जो उसकी क्रिया है ना, अच्छी है, उसकी क्रिया से हम पहचानते हैं कि उसका लिंग निर्धारण किससे होता है? उसके क्रिया से होती है। उसके क्रिया से क्या होता है कि उसका लिंग निर्धारण होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसका एक क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओ वर्ड का कौन सा क्या कहलाता है? ओ वर्ड क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था अग्रस्वर क्या होता है। अग्रस्वर जिसको हम बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हमारी जीभ आगे आ जाती हैं। जैसे बोलिए मध्य स्वर, अग्रस्वर, पश्च स्वर। पश्च स्वर बोलिए ई, बोलिए दोस्तों ई, ई, ए बोलिए। जीभ देखिए आपकी पीछे की तरफ जा रही है। ई बोलिए, आपकी जीभ पीछे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे पश्च स्वर। मध्य स्वर आ बोलिए, आपकी जीभ बीच में रुक रही है, तो यहाँ पे मध्य स्वर होगा। और अग्रस्वर क्या होता है? आप बोलिए ओ, 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 ओ। आपकी जीभ पीछे जा रही है कि नहीं दोस्तों? ओ पीछे जा रही है, तो ये क्या होगा? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, आपको इस तरह नहीं रहेगा। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा उल्टे बता दिया मैंने आपको थोड़ा उल्टे बता दिया दोस्तों। एक सेकंड, मैंने थोड़ा उल्टे कर दिया दोस्तों मैं थोड़ा उल्टे हो गया दोस्तों। चलिए देखिए, मैं मध्य स्वर मैंने बताया, मध्य जिन जिन स्वरों को बोलने में, जिन वर्डों को बोलने में हमारी जीवा जो दोस्तों ना, वह हम बीच में रुक जाए। देखिए देखिए जीभ हमारी बीच में रुक रही है, मुख में बीच में ही रुक जा रही है। अब पश्च स्वर क्या होता है? पश्च स्वर जिन स्वरों को बोलने में हमारी जीवा जो है पीछे की तरह चली जाए। जैसे ऊ, ओ बोलिए, आप बोल के देखिए खुद, आपकी जीभ एकदम पीछे की तरफ, कंठ की तरफ बढ़ रही है। कंठ का उच्चारण जहां से होता है उधर बढ़ रही है, तो पीछे बढ़ रही है तो पश्च स्वर होगा। आगे बढ़ रही, जैसे बोलिए ई, बोलिए ई। हमारी जीभें आगे आ रही है कि नहीं? मध्य से थोड़ा आगे आ रही है। जहाँ पे आगे आ रही है वहाँ पे अग्र लगा देंगे, जहाँ बीच में ठहर रही है मध्य लगा देंगे, जहाँ पे पीछे जा रही है वहाँ पे आपको क्या लगा देंगे? वहाँ पे आप लगा देंगे पश्च। तो यहाँ ओ आपको पश्च में दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? पहले आप बताइए, तिलक जो है हमारा यहाँ पे, तिलक हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारा तिलक तत्सम शब्द है। अब कहेंगे सर आप तो बता दिए कि तिलक जो है तत्सम शब्द है, तो तिलक का तद्भव क्या होगा? तिलक का तद्भव क्या होगा? तो होता है दोस्तों तिलक का टीका। टीका नहीं बोलते हैं जो तिलक अपने आपके माथे पे लगाया जाता है टीका, उसी को तिलक बोलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण पूछ रहा है दोस्तों। अघोष वर्ण की मैंने जोरदार ट्रिक बताई थी आपको दोस्तों। सघोष अघोष मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हर वर्ग ले लेना। जैसे का वर्ग ले लिए, च वर्ग ले लिए, ट वर्ग ले लिए, ता वर्ग ले लिए और पा वर्ग ले लिए। हर वर्ग होता है ना दोस्तों, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5, हर वर्ग में 5 होते हैं। इसी प्रकार 5 वर्ण होते हैं हर वर्ग में। टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग सब में 5 वर्ण हैं। तो आपको क्या करना है? हर वर्ग का पहला और दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों, फिर बता दे रहा हूँ। हर वर्ग का मैंने बोला था, हर वर्ग का जो दिख रहा है आपको, हर वर्ग का आपको ले लेना है दोस्तों पहला और दूसरा। क्या? पहला और दूसरा जो आपको दिख रहा है, पहला और दूसरा जो दिख रहा है, यही आपका क्या होता है दोस्तों? ये आपका अघोष होता है। क्या होता है? पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। एक चीज और बताइए, सभी स्वर जो होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? अघोष होते हैं कि सघोष होते हैं? आप बताइए। सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे सभी स्वर जो होते हैं कितने? और ये देख लीजिए, एक बात बता दूं, पीछे जो तीसरा और चौथा और पांचवा दिख रहा है ना, ये हमारे क्या होंगे दोस्तों? ये सब सघोष हैं। क्या है दोस्तों? ये सब हमारे सघोष वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? ये हमारे सारे जो हैं सघोष वर्ण हैं। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? जो पीछे हर वर्ग के तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण जो होगा वे हमारे सघोष वर्ण होंगे। और एक चीज नोट करिए दोस्तों, नोट करिए, सभी स्वर, नोट करिए, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। क्या?
सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। नोट कर लीजिए। अब बताइए, ये हमारा स्वर दिख रहा है ना दोस्तों, आज जो हमारा ये स्वर होता है ना, 11 स्वर होते हैं, आज जो है स्वर है, तो ये बताइए सघोष होते हैं तो स्वर, तो ये अघोष है, गलत हो गया। जा दिख रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है, चा छ जा, ये तीसरे पे आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा मैंने बोला है वो सघोष होते हैं, ये भी सघोष हो गया। अब बताइए धा दिख रहा, ता था दा धा, ये चौथे पे आ रहा है, ता वर्ग का चौथा है, यह भी अघोष सघोष हो गया। आपको अघोष क्या मिला? सा, सा मिल गया। आपसे यहाँ से पूछता है तो सा, जो हमारे सभी उसमें व्यंजन होते हैं दोस्तों, तीनों श होते हैं ना, तीनों श होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। क्या दोस्तों? तीनों सा जो होते हैं, तीनों सा हमारे होते हैं, या क्या? तीनों सा हमारे जो होते हैं ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। क्या? अघोष वर्ण होते हैं। तीनों सा हमारे अघोष वर्ण होते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29, भगवान को नमस्कार है, इसमें कौन सा कारक है? भगवान को नमस्कार, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां पे नमस्कार किया जाए, जहां पे नमस्कार हो, वहां पे आपको तुरंत संप्रदान कारक लगाना है। नमस्कार की बात कर दें, वहां पे संप्रदान कारक लगाना है। नमस्कार की जहाँ पे पिता को नमस्कार हो, प्रभु को नमस्कार हो, भगवान ब्रह्मा को नमस्कार हो, प्रणाम हो, जहाँ पे प्रार्थना की बात करें वहाँ पे आपको, नोट कर लीजिए, जहाँ पे प्रार्थना नमस्कार की बात की जाए वहाँ पे आपको, जहाँ पे प्रार्थना की बात किया जाए वहाँ पे आपको संप्रदान कारक लगाना है। क्या? संप्रदान कारक। नोट कर लीजिए दोस्तों। कारक हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में कारक 8 होते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर अपादान होगा, बी को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? चलिए बताइए। कठोर का कोमल, कोमल कठोर दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं, सही है। रथ का बीरथ भी होता है, ये भी सही है। हर्ष का विषाद होता है, लेकिन अग्र का क्या होता है दोस्तों? अग्र का होता है हमारा, अग्र का पश्च होता है, अग्र का पश्च होता है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है? अग्र का अंत दे दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारा यही अग्र का पश्च होता है। नहीं पूछा है तो आपको ऑप्शन सी सेलेक्ट करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को एक बार हमारे एपेक्स ग्रुप पे जरूर लाइए दोस्तों। एपेक्स ग्रुप पे एक बार जरूर लाइए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।